नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपको अब एथिक्स के संकल्पनात्मक आधार पर लेकर आ रहा हूं। और इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने एक सामान्य परिचय बनाया कि इसका सिलेबस कैसा है, एक नए विद्यार्थी को कैसे तैयार करना चाहिए। फिर हमने देखा कि फैक्टर्स ऑफ एथिक्स क्या है ना, नैतिकता के घटक कौन कौन से होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग आज एथिक्स के सामान्य संकल्पनाओं पर बात करेंगे। एथिक्स है ना, सामान्य संकल्पना क्या है, और फिर एथिक्स और मोरालिटी के बीच के अंतर को भी हम लोग देखेंगे। तो पिछली क्लास में आपने ये समझा और आपने जाना कि एथिक्स के अंतर्गत कुछ सैद्धांतिक बातें होती हैं, कुछ सिद्धांत इसमें होते हैं, ठीक है। और इन सिद्धांतों का निर्माण सामाजिक मानक के आधार पर ही होता है, सामाजिक मानक के आधार पर ही होता है। इसका संबंध किसी व्यक्ति के आचरण में सुधार करने के लिए होता है। आचरण में सुधार इसका लक्ष्य है, ठीक है। और इसका संबंध क्या सही है और क्या गलत है, ऐसा करने से है। इन्हीं आधारों पर एथिक्स की परिभाषा हम लोग देखते हैं। और एथिक्स शब्द, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रीक टर्मिनोलॉजी इथोस या एथिका से लिया गया है, जिसका तात्पर्य जो है वो होता है प्रथा, परंपरा, कन्वेंशन इत्यादि। ये सभी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। हमें ये बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि एथिक्स और मोरालिटी दोनों, ये शब्द जो है आया जरूर है ग्रीक फिलॉसफी से, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। अगर हमें इसकी परिभाषा करनी हो, हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया है, तो परिभाषा हम किस तरीके से करेंगे। एथिक्स क्या है? किसी व्यक्ति के आचरण या व्यवहार में सामाजिक मानकों से बनने वाले सिद्धांतों के आधार पर सही एवं गलत का निर्धारण करना एथिक्स कहलाता है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस है ना, फिक्सेशन ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस इज द की ऑफ द एथिक्स, ठीक है। किसी व्यक्ति के आचरण में सही और गलत का निर्धारण ही इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हम अभी थोड़ा एथिक्स और मोरालिटी के बीच के अंतर को देखेंगे और समझेंगे। ये जो शब्द हम यूज करते हैं एथिक्स, ये भी इथोज से आया है, और मोरालिटी ये भी मोरेस शब्द से बना है, और दोनों ही यूनान से लिया गया है। पर दोनों में कुछ अंतर है। सामान्यतः हिंदी में नैतिकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, बट वी कांट यूज बोथ द टर्म इंटरचेंजेबली, बोथ आर नॉट द सिनोनिमस ऑफ वन एंड अनदर, है ना। ये दोनों एक दूसरे का समानार्थी नहीं है, एक दूसरे के नज़दीक जरूर है। ये क्या है आपको हम लोग देखेंगे, इसमें जानेंगे। एथिक्स जो है इथोज से बना है, इथोस या एथिका, ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है ना। इसका अर्थ जो है ये कहाँ से लिया है? यूनानी शब्दावली है, यूनानी शब्दावली। इसका अर्थ जो है रीति है ना, रिवाज, ठीक है, प्रथा, परंपरा से है, ठीक है, इत्यादि ऐसे पहलू इसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा इत्यादि शामिल होते हैं, ठीक है। ये जो मोरालिटी है, ये मोरेस शब्द से बना है, MORES, मोरेस, ठीक है। ये मोरेस भी एक तरीके से यूनानी शब्दावलियों से लिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? मोरेस इज व्हाट? सेट ऑफ नॉर्म्स, सेट ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ मानकों का
मानकों का समूह। ठीक है, तो ये जो मोरालिटी है इसका संबंध नॉर्म से है। नॉर्म्स जो है ना, ये मूल्यों से संबंधित होता है। इसका संबंध मूल्य से भी है। ठीक है, तो हमें क्या अंतर करना है, किस तरीके से अंतर करना है, ये तो दोनों आया कहाँ से, क्या उसका निहितार्थ है, हमने ये देखा। और ये इसी सामाजिक प्रथा परंपरा के आधार पर ये कुछ सही और गलत को निर्धारित करने की बात करता है। अब इन दोनों के बीच अंतर को हम लोग देखेंगे जो अगले पेज पर आकर के बिल्कुल हम देखते हैं। आप हमारे साथ पॉइंट्स लिखते जाइए। वैसे आपको नोट्स में ये भी सारे कुछ मिलेंगे और जो मैं लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा पूरे तरीके से। तो एथिक्स और मोरालिटी, अब इनके बीच के अंतर को समझें, डिफरेंस इसमें क्या है। ठीक है, जब हम एथिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका संबंध जो है सिद्धांत से है, कोई ना कोई सिद्धांत है, थ्योरीज। ठीक है, इसमें है, जैसे उपयोगितावाद, सुखवाद, ऐसे सिद्धांत इसमें दिखाई देते हैं। उपयोगितावाद या सुखवाद, हेडोनिज्म, इसमें क्या माना गया है, दूसरों के सुख में ही मेरा सुख है। उपयोगितावाद में क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स एट ए टाइम। तो कोई ना कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इसमें शामिल होता है। आप इसकी परिभाषा पर अगर जाएंगे तो मैंने आपको बार बार ये बताया है कि किसी व्यक्ति के आचरण या व्यवहार में, है ना, सामाजिक मानकों से बनने वाले सिद्धांतों के आधार पर सही और गलत का निर्धारण करना क्या कहलाता है, एथिक्स कहलाता है। तो बेसिकली सही और गलत का निर्धारण इसका मूल पहलू हो जाता है और कहीं ना कहीं वो सिद्धांत के आधार पे होगा। हम कैसे किसी के आचरण को सही कहेंगे, कैसे किसी के व्यवहार को गलत बताएंगे, तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होगा। उस प्रिंसिपल के आधार पर अगर फिट बैठता है तो उसे सही बताएंगे, फिट नहीं बैठता है तो उसे गलत साबित करेंगे। लेकिन यहाँ पर मोरालिटी में आप जानते हैं कि मोरालिटी मोरेस शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है ना, सेट ऑफ नॉर्म्स। ये मानकों का एक समूह है। इसका संबंध जो है ना व्यवहारिक पहलू से है, व्यवहारिक पक्ष। इस व्यवहारिक पक्ष का संबंध आप बिहेवियर से मत समझिएगा। इसका मतलब है प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट से। ये प्रैग्मेटिक है। ठीक है, ये क्या है, सिद्धांत है। सिद्धांत हमेशा क्या होता है, प्रैग्मेटिक नहीं होता है, ये नॉर्मेटिव होता है। नॉर्मेटिव है, ये मानकीय होगा या फिर ये आदर्शात्मक होगा। जो भी सैद्धांतिक पहलू होता है वो आदर्शात्मक होता है। आदर्श, आदर्शात्मक, आइडियल, आइडियल होगा। ठीक है, ये जो है आइडियल नहीं है, मतलब कल की बात, भविष्य की बात करने वाला नहीं है। एथिक्स में हमेशा व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट वुड बी जैसी बातें की जाएंगी। शुड बी, वुड बी, ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या है से मतलब नहीं है। यानी एक हमेशा होना चाहिए, थोड़ा भविष्योन्मुखी और सुधारात्मक पक्ष इसमें शामिल होता है। जबकि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी क्या है, अभी का अभी क्या, व्हाट इज, इसका संबंध क्या है, व्हाट इज से है। ठीक है, मोरालिटी इज कंसिस्टेंट विथ व्हाट इज। हाँ, ये प्रेजेंट को दिखाता है, वर्तमान को दिखाता है। और यहाँ पर क्या होगा, व्हाट शुड बी, शुड बी, ऑट टू बी, वुड बी, होना चाहिए। हमेशा सिद्धांत क्या है, अब नैतिकता के सिद्धांत तो कोई खराब करने के लिए होंगे नहीं ना।
हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए होंगे, कुछ बेहतर बनाने के लिए होंगे, ये ध्यान रखने लायक है। तो व्हाट शुड बी, भविष्योन्मुखी, कुछ सुधारात्मक रिफॉर्मिस्ट टाइप की चीज़ें यहाँ पर होंगी, आइडियल प्रैक्टिसेस होंगी, सिद्धांत के आधार पर कुछ सही या गलत बताया जा रहा होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सिद्धांत है तो यहाँ सिद्धांत नहीं है, यहाँ क्या मानक है, मानक है, नॉर्म्स है। अब हम ये समझेंगे कि नॉर्म्स क्या होते हैं या किस तरीके से मोरालिटी का संबंध मूल्यों से है। यहाँ पर मानक होगा या यहाँ पर मूल्य होंगे, मूल्य, वैल्यूज। मूल्य जो होते हैं ना, इनका संबंध सिद्धांतों से नहीं होता है, लेकिन मूल्यों के आधार पर ही नैतिक सिद्धांतों का निर्माण भी होता है। तो इन दोनों के बीच एक इंटर रिलेशनशिप भी है। पहले तो हम ये समझ लें नॉर्म्स और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा होता है कि इन सबके बेस में जो है ना, ये है ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोरालिटी जो है वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस से सेक्रेट करती है, इसका स्रोत है। दिस इज व्हाट, दिस इज द सोर्सेज ऑफ मोरालिटी। ये मोरालिटी का स्रोत है, ठीक है, स्रोत, सोर्सेज, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट क्या होता है, विश्वास, विश्वास क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। आप विश्वास करते हैं किसी पर तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये एक विश्वास है कि माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा करते हैं, तो ये ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट को हम किस चीज़ के आधार पर देखेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। ट्रस्ट वही है, मतलब जहाँ शंका ना हो, जहाँ शंका ना हो, कोई आशंका ना हो, ठीक है, जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहाँ कोई दुविधा ना हो। ट्रस्ट वहीं हो सकता है, ठीक है, जहाँ दुविधा ना हो, शंका ना हो, आशंका ना हो, तो ये कहलाता है ट्रस्ट। तो जहाँ पे ये सब नहीं होगा ना, वहाँ क्या हो जाएगा, तो ट्रस्ट में हमेशा शुभता के तत्व आ जाएंगे, शुभ के तत्व, शुभता यहाँ दिखेगी, गुडनेस, गुडनेस हो जाएगा। या गॉड, बहुत लोगों का विश्वास भगवान में नहीं होता, अनीश्वरवादी लोग होते हैं, तो गॉड या गुडनेस इसमें छुपा हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गॉड, ईदर गॉड और गुडनेस, इसमें अंतर्निहित है, ठीक है, कुछ ना कुछ समथिंग गुड। जैसे माँ बाप को हम ईश्वर के जैसा देखते हैं, भाई हमारे वो जन्मदाता हैं, हमारे क्रिएटर हैं, तो ऐसा कहा गया है, समझाया गया कि माँ बाप ईश्वर के रूप हैं। वाकई होते भी हैं भी, तभी तो ये कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, किसी तरह का कोई पॉइंट यहाँ नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट से ही मोरालिटी उत्पन्न होती है ना। अब अगर आप सभी विद्यार्थी अगर मुझसे पढ़ रहे हो, आपके अंदर ट्रस्ट कब होगा हमारे लिए, जब नैतिकता के आधार पर कोई चीज़, किसी भी अपने कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा, बिना किसी हर्ष विषाद, है ना, किसी भी तरीके से बिना किसी टेंशन के कोई बात कहा जाए आपके हित में हो, तभी ऐसा ट्रस्ट हो सकता है। जहाँ आपको शंका हुई, जहाँ आप दुविधा में गए, तो ये ट्रस्ट ये चला जाएगा, ये ट्रस्ट गया तो मोरालिटी चली जाएगी। ये बहुत सारे ट्रस्ट मिलकर के किसी एक चीज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिस चीज़ का निर्माण करते हैं बहुत सारे ट्रस्ट, उसको हम कहते हैं नॉर्म्स, ठीक है, ठीक। अब जो मान लीजिए एक विद्यार्थी के लिए क्या ट्रस्ट बनेगा, विद्यार्थी को हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इससे विद्यार्थी का एक मानक बनेगा कि उसे कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए,
ठीक है, ये किसी टीचर के लिए हो सकता है, ये किसी सिविल सेवक के लिए हो सकता है। किसी शिक्षक पर ट्रस्ट कैसे बनेगा कि भाई ये व्यक्ति अच्छा होगा, है ना, ये ईमानदारी से मेहनत करके, है ना, टीचिंग एड प्रोवाइड कराएगा, अपने स्टूडेंट्स के हितों के लिए सोचेगा, ऐसा ट्रस्ट है। इसमें शंका दुविधा इत्यादि नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं ये बन करके टीचर के लिए क्या बनेंगे? टीचर शुड बी डिसिप्लिन्ड, टीचर शुड बी पंक्चुअल, ठीक है, वो समयबद्धता उसमें होनी चाहिए, उसमें अनुशासन होना चाहिए, है ना, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मोटिवेशनल इम्पल्स होना चाहिए। ऐसे क्या है, नॉर्म्स बनेंगे, मानक बनेंगे। और फिर बहुत सारे मानक मिल करके किसी एक चीज का निर्माण करते हैं, वो क्या है, वैल्यूज। तो इस तरीके से मूल्य का जो विकास होता है वो इसी क्रम में होगा। अब चूंकि सिविल सेवक के उदाहरण के रूप में एक हम लेते हैं, किसी सिविल सेवक के संदर्भ में एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए लोक सेवकों के प्रति हम ट्रस्ट बनाएं, तो ट्रस्ट क्या होगा? ट्रस्ट में एग्जाम्पल, मैं एक अलग कलर से इनके एग्जाम्पल्स को लिखता हूं ताकि आप समझ पाएं, ठीक है। यहाँ से हम उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट क्या है? या तो नीचे से ऊपर चलिए या ऊपर से नीचे आइए। आपके सिलेबस में जो है आप देखोगे एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। अगर इस चैप्टर को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मूल्यों के बारे में कुछ रटना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे मूल्य जो आप पढ़ते हो, आप सिलेबस देखने से ही पता चल जाएगा सिविल सेवा में क्या है। जैसे इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ये क्या है? सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मूल्य किसी में होना चाहिए। फिर आप क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, ये भी होना चाहिए जी, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, भेदभावहीनता, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, ठीक है। एक सिविल सेवक जो है जाति, धर्म, प्रजाति, रंग, त्वचा, क्षेत्र, भाषा, नृजातीय समुदाय के प्रति कोई भेदभाव ना करे, किसी राजनीतिक दल की नीतियों से प्रेरित होकर के कार्य ना करे, नॉन पार्टिजनशिप पे जाए, राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसी में संवेदना, सहिष्णुता, सहानुभूति, परानुभूति, ढेर सारी मूल्यों के बारे में आप पढ़, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के प्रति समर्पण इत्यादि इत्यादि आप पढ़ते हो। अब इन सारे मूल्यों का विकास कैसे होता है, इन सबको पढ़ना है। ब्रीफ में मैंने जो यहाँ लिखा है उसके बारे में थोड़ी बात कर लें। सत्यनिष्ठा क्या है कि एक पब्लिक सर्वेंट को बिना किसी बाहरी दबाव के काम करना चाहिए, यानी बिना पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दबाव के जनहित में काम करना चाहिए। निष्पक्षता क्या है? कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करते समय, जैसे ठेकेदारी, खरीदारी, सेल परचेज, उस समय क्या है, किसी भी तरीके से उसे मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर फैसला करना चाहिए। किसी भी तरीके से और भेदभाव नहीं करनी चाहिए। इम्पार्शियल, वस्तु और सेवा की आपूर्ति में जाति, धर्म इत्यादि न देखे, सबको सुविधाएं उपलब्ध कराए, राजनीतिक दल के नीतियों से तटस्थ रहकर काम करे, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें, ये मूल्य है। ये कैसे बना? बहुत सारे नॉर्म्स से बना है। नॉर्म्स, इसके पीछे क्या होंगे, क्या क्या नॉर्म्स बनेंगे? बहुत सारे नॉर्म्स बनेंगे, ठीक है। जैसे डूज एंड डोंट्स कोड ऑफ कंडक्ट में, जैसे इसको ये कैसे, जैसे इम्पार्शियल से जोड़ के देखिए, इसे क्या है? राजनैतिक दल को चंदा नहीं, ये एक बना। एक लोक सेवक से यह अपेक्षा है, एक नॉर्म से, एक मानक है, वो ये है कि वो राजनीतिक दलों को चंदे ना दे, चुनाव में किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट ना करे, कोई लॉजिस्टिक हेल्प ना करे, किसी भी तरह से कोई भी राजनीतिक आधार पर मदद करने का प्रयास ना करे, ठीक है। ये एक नॉर्म्स है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब यही नॉर्म्स आगे चल के क्या बनेगा? इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, भेदभावहीनता का बात होगा, ठीक है। एक पब्लिक सर्वेंट जो है ना, वो रिश्वत ना ले, रिश्वत
नहीं, ये है। हाँ, ये बड़ा पंक्चुअल हो, समय, हाँ, बद्धता उसमें पाया जाए, ये सब नॉर्म्स हैं। ये बड़ा डिसिप्लिन्ड हो, मेरिटोरियस हो, योग्य हो, है ना, ऐसे नॉर्म्स हैं। ये अनुशासन इसमें हो, तो यही सब चीजें मिल करके सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता जैसी चीजों का निर्माण करते हैं। यानी कई सारे नॉर्म्स आपस में मिल करके एक लोक सेवक में मूल्यों का निर्माण करते हैं। अब ये नॉर्म्स कैसे बनेंगे? लोक सेवक समयबद्ध होना चाहिए, रिश्वत न ले, अनुशासन से काम करे, है ना, ये है। तो ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट ये है, जो लोक सेवा में आया है उसका काम क्या है? पैसे कमाना नहीं है, वो स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा। हम सभी नागरिक अपने लोक सेवकों से, आप सबसे, आप जब IAS IPS बनेंगे, अभी बनने की प्रक्रिया में हैं, ऐसे भी आप लोक सेवक हैं, तो आपसे ये ट्रस्ट है कि आप क्या करने वाले हो, किस चीज़ के लिए काम करोगे। आप लोक सेवा के लिए सर्विस में आ रहे हैं, ये एक ट्रस्ट है। स्वार्थ के लिए नहीं आ रहे। पब्लिक सर्वेंट नाम है ना, तो लोक सेवा करेंगे। एक ट्रस्ट है कि मेरे समस्या का यहाँ पर क्या है, समाधान हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ऐसा कहें कि अगर आप SDM हैं, DM हैं, आप किसी लोक पदों पर हैं और एक नागरिक के रूप में मुझे कुछ समस्या होती है और मैं जाता हूं, तो मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही स्थल पर सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये ट्रस्ट है हमारा, ये ट्रस्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए। शिकायत निवारण, शिकायत निवारण, ऐसे ढेर सारे ट्रस्ट हमने माइंड में बना रखे हैं। अब इसमें अगर दुविधा होगी, शंका होगी, तो चीजें बिगड़ने लगेंगी। इन्हीं ट्रस्ट से क्या बनता है? मानक बनता है, मानकीकरण हो जाता है। मानकीकरण का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, डूज एंड डोंट्स, एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण हो जाता है ना। जैसे मानक का संबंध क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट से, कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें चंदा नहीं देना है, पॉलिटिकल मास्टर के बारे में बोलना नहीं है, मोरल टर्पॉइल नहीं करना है, रिश्वत नहीं लेना है, महंग आय से अधिक संपत्ति नहीं रखना है, हमें अनुशासित होना चाहिए, हमें, है ना, कैसा है, एक सिविल सेवक को पंक्चुअल होना चाहिए। ऐसे ढेर सारे नॉर्म्स बनेंगे। फिर इन नॉर्म्स को अगर एक्युमुलेट करेंगे, जमा करेंगे, तो कुछ मूल्य बन जाएंगे। मूल्य क्या है? मूल्य और कुछ भी नहीं है, सामाजिक आकांक्षा है ना। देखिए मूल्य क्या है, दो शब्द याद रखिएगा, डिजायरेबल, प्रेफरेंस, दो शब्द सिर्फ। डिजायरेबल क्या है? ऐच्छिक प्राथमिकता, किसी व्यक्ति से किसी समाज में व्यवहार करने की ऐच्छिक प्राथमिकता क्या है, पूरी बात करते हैं, परिभाषा में जाते हैं। हालांकि मूल्य का अलग चैप्टर है, ह्यूमन वैल्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिटेल्स इस पर अलग से क्लास होगी, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मूल्य है क्या। किसी एक व्यक्ति में, है ना, सामाजिक आकांक्षाओं से उत्पन्न होने वाले व्यवहारों का ऐसा प्रतिरूप जो सामाजिक आकांक्षाओं से मेल खाता हो, इसे मूल्य कहते हैं। ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, ए बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हमें किस तरफ लेके जाए, हमें एक सोशली एस्पिरेंट जो लोग हैं उनके एस्पिरेशन से मैच करे। किसी व्यक्ति में, किसी लोक सेवक में आचरण या व्यवहार का ऐसा प्रतिरूप जो उस समाज के लोगों की आकांक्षाओं से मेल खाता हो, वही मूल्य है। तो हमने दो शब्द कहा, डिजायरेबल, प्रेफरेंस। ऐच्छिक क्या है? लोगों की इच्छा क्या है, और प्रेफरेंस क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता क्या है, ये मूल्य है। जो प्राथमिकता में नहीं है वो मूल्य नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे सत्यनिष्ठा, ये तो ये क्या है, क्या परिभाषा हमने कहा? एक लोक सेवक को बिना किसी बाहरी दबाव के काम करना चाहिए। ए पब्लिक सर्वेंट शुड एक्ट विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर, राइट? दिस इज व्हाट? इंटीग्रिटी। अब ये जो इंटीग्रिटी है, क्या ये भारतीय समाज की आकांक्षा नहीं है? अब आप सोचिए, सत्यनिष्ठा है कि नहीं? क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं कि IAS IPS परिवार के दबाव में काम करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में काम करे?
किसी सामाजिक समूह के दबाव में काम करे, क्या हम ऐसा सोचते हैं? नहीं। तो हमारी आकांक्षा ही तो है, और यही उसके व्यवहार में प्राथमिकता मिले, यही सत्यनिष्ठा है, यही मूल्य है। निष्पक्ष, क्या हम ये नहीं चाहते हैं, भारतीय समाज नहीं चाहता है कि निष्पक्ष होकर काम करे? क्या भारतीय समाज चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ, है ना, तटस्थ रह के काम करे? तो ये सब क्या है? सामाजिक आकांक्षा है ना। वैल्यूज आर नथिंग बट एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ, मूल्य क्या है? किसी एक व्यक्ति के आचरण में या व्यवहार में व्यवहारों का ऐसा प्रतिरूप जो सामाजिक आकांक्षाओं से मेल खाता हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न which is similar or likely to be the similar towards the aspiration of the society is called values. तो डिजायरेबल प्रेफरेंस, ये ध्यान रखिएगा। इन सबके संबंध जो है ना, किससे हैं? मोरालिटी से। अब आपको समझ में आ गया कि मोरालिटी और वैल्यूज का कैसे रिलेशन है। मोरालिटी स्रोत है ट्रस्ट का, ट्रस्ट बनाता है। ठीक है, तो ट्रस्ट से नॉर्म्स बना, मानक, क्या सही है व्यवहार, क्या गलत है, और ये फिर मूल्यों में तब्दील हो जाता है। तो ये वापस आएंगे और हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि मोरालिटी में प्रैग्मेटिक बात करते हैं, व्यवहारिक बात करते हैं, क्या होना चाहिए। जैसे हमारा जो है, हमें सुखवाद में विश्वास करना चाहिए, या हमें सुखवाद के आधार पर कार्य करना चाहिए, व्हाट शुड बी। तो ये तो आगे की बात हो गई ना, थ्योरेटिकल बातें हो गई, प्रैक्टिकल नहीं हुई। ठीक है, दूसरों के सुख में ही मेरा सुख है, ये आगे की बात हो गई। या कोई ऐसा कर्म योग का सिद्धांत ले लें, गीता का कर्म योग, या फिर विवेकानंद का राजयोग, ठीक, अरविंदो घोष का पूर्ण योग, ऐसा ले लें तो सैद्धांतिक बात हो गई। उपयोगितावाद, एक व्यक्ति को एक समय में अधिक से अधिक लोगों के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। चाहिए शब्द है यहाँ पर, चाहिए वही नहीं है कुछ भी। आइए देखिए, चाहिए में है, यहाँ क्या है? समयबद्धता। चाहिए नहीं है कि नहीं है? अभी क्या है? प्रैग्मेटिक। हाँ, शिकायत निवारण किया कि नहीं किया? नहीं करेगा तो हमारा शंका हो जाएगा, ट्रस्ट मिट जाएगा, मोरालिटी खत्म हो जाएगी। तो ये एक प्रैग्मेटिक चीजें हैं जो हम व्यवहार में देखते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच संबंध भी होते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। एथिक्स भले ही सिद्धांत से जुड़ा हो, मोरालिटी भले ही व्यवहारिक पक्ष हो, लेकिन इन दोनों के बीच एक इंटर रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है, संबंध भी देखने को मिलता है। कैसे, क्या संबंध है? आइए देखें। अभी तो अंतर देखा एथिक्स और मोरालिटी, इनके बीच के संबंध क्या है? हमने एक एक चीज को आपको बताया, ये दोनों शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है। इसका जो संबंध है ये क्या है? ट्रस्ट से, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसका संबंध नॉर्म से है। ठीक है, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, इसका संबंध क्या है? इसका संबंध वैल्यूज से है। आकांक्षा क्या है? क्या कोई व्यक्ति सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, दूसरे साइड में एथिक्स का संबंध किससे है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, थ्योरी, और इसके आधार पर ये क्या करेगा? राइटनेस या रॉन्गनेस को स्थापित करेगा, सही या गलत को स्थापित करेगा। ठीक है, लेकिन इसके जो थ्योरी बनते हैं, इसके जो सिद्धांत बनते हैं, ये सिद्धांत कैसे बनेंगे? बहुत सारे नॉर्म्स को लेकर के, बहुत सारे मूल्यों को लेकर के, बहुत सारे ट्रस्ट के आधार पर। तो जितने सिद्धांतों का निर्माण होगा, जो भी सिद्धांत बनेंगे, ऐसे सभी सिद्धांत का सैद्धांतिकरण अगर होगा तो इसी के आधार पर होगा। ये नॉर्म से ही बनेंगे, ये मूल्यों से ही बनेंगे, ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से ही बनेंगे। अब परिभाषा को याद करिए कि एथिक्स की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति के आचरण में सामाजिक मानकों से बनने वाले सिद्धांतों के आधार पर सही और गलत का निर्धारण नैतिकता कहलाता है, एथिक्स कहलाता है ना।
establishment of rightness and wrongness in individual behavior with the help of social norms or social values called ethics। तो इसी से तो होगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई मूल्य है सत्यनिष्ठा, है ना, निष्पक्षता, इसी से क्या है, समर्पण, बहुत सारे, है ना, संवेदना, सहानुभूति, परानुभूति, ढेर सारी एटसेट्रा, बहुत सारे मूल्य हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, मानक हैं। रिश्वत न लो, आय से अधिक संपत्ति न लो, महंगे उपहार न लो, ठीक है, राजनीतिक दलों को चंदे न दो, भेदभाव विहीन रहो, और ट्रस्ट है कि भाई लोक सेवक अच्छे होते हैं जी, ये लोक सेवा के लिए आए हैं, ये कमाने के लिए नहीं आए हैं, एक ट्रस्ट है। ये सब कुछ मिलेगा तभी तो कोई सिद्धांत बना पाओगे। उपयोगितावाद जैसे थ्योरी हम अगर बनाते हैं और थ्योरी बनाते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, या फिर हेडोनिज्म, सुखवाद, दूसरों के सुख में ही सुख का अनुभव करना। तो क्या इन चीजों के बिना ऐसे सिद्धांत का निर्माण हो सकता है? उपयोगितावाद क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स एट ए टाइम, एक समय में अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना। ठीक है, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो ये कहानी है, ये ध्यान रखिएगा कि इनके बीच इंटर रिलेशनशिप है, अंतर भी है और संबंध भी है। ये हमने अंतर को स्पष्ट करने के लिए आपको बताया कि एथिक्स में और मोरालिटी में अंतर क्या है ना, और यहाँ पर हमने इनके बीच के संबंधों को भी बताया। तो इस तरीके से एथिक्स और मोरालिटी शब्द कि भले हिंदी में हम लोग नैतिकता बोलते हों, बट वी कांट यूज़ बोथ द टर्म इंटरचेंजेबली। हम दोनों ही शब्दों को एक दूसरे के समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एथिक्स इज लाइकली टू बी सिमिलर और क्लोज टू बी द सिमिलर टुवर्ड्स द मोरालिटी, बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ द टर्म्स। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करें, इन दोनों के बीच के संबंधों को बताएं। तो ऐसे ही उदाहरण लेकर के आप बताइएगा। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मोरालिटी किस तरीके से वैल्यू से जुड़ी हुई है, मूल्यों से इसका संबंध कैसे है। और ये यूजुअली किताबों में देखने को नहीं मिलता है और कई लोगों से मिस्टेक भी हो जाता है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़ते पढ़ाते भी हैं, उनसे भी मिस्टेक होता रहता है। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एसेंस क्या है, इसका सार तत्व क्या है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इसके एसेंस पर बात करनी है कि नैतिकता का सार तत्व क्या है ना। एथिक्स का सार क्या होगा, सार क्या होता है, एसेंस क्या होता है। एसेंस का मतलब हुआ कि कोई भी, है ना, एक मिड पॉइंट, एक मध्य बिंदु, है ना, जिसको हम अगर जान लें तो हम सब कुछ समझ जाएं। मतलब आप समझिए उसके एकदम, है ना, उसके निचोड़ को हम समझ लें, उसे हम लोग सार तत्व के रूप में जानेंगे। या ऐसा हम समझें कि हम क्या ऐसा चीज पकड़ लें, ये बड़ा जटिल टर्म है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। तो कुछ तो हमारे अंदर होना चाहिए ना। हम क्या ऐसा चीज जान लें, समझ लें, जिसको एक मानक के आधार पे हम देख सकें, जो अगर उपलब्ध हो जाए, है ना, तो वो चीज नैतिक हो, और वो अगर उपलब्ध नहीं है तो नैतिक नहीं माना जाएगा। ऐसा क्या क्या चीज है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स। इसका सार क्या है। ठीक है, चलिए इसके सार पे बात करते हैं। सबसे पहला एक वर्ड हमें सीखना है, वोकैब सीखना है, जो हम जानेंगे। ठीक है, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी, ठीक है, सार्वभौमिकता,
ठीक है, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। देखिए, एथिकल चीज, एथिकल बिहेवियर, एथिकल कंडक्ट, एथिकल ह्यूमन एक्शन तब माना जाएगा जब ये कैसा होगा, यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसा कोई व्यवहार जो हम सभी जगह कर पाएं, यूनिवर्सल। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, टीचर, है सामूहिक रूप से हम कहीं पे भी, है ना, पब्लिकली हम बिहेवियर कर पाएं, हमें कुछ भी ढकना ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सैलिटी है, इसका संबंध एक तरीके से लिबर्टी से है। लिबर्टी, ये बड़ा बहुत टर्म है। लिबर्टी को हम लोग दोनों आधारों पर देखते हैं। लिबर्टी को, है ना, पॉलिटिकल आधार पर या लीगल आधार पर, स्टैट्यूटरी आधार पर और एथिकल आधार पर भी हम लोग देखते हैं। हम इसे वैधानिक या राजनैतिक आधार पर भी देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं और लिबर्टी से संबंधित अधिकारों की बातें होती हैं, ठीक है। और लिबर्टी का एक नैतिक पक्ष भी है, नैतिक पक्ष भी है। मनुष्य का व्यवहार या आचरण यूनिवर्सल कब होगा? यूनिवर्सल का मतलब है कि इसका आचरण जो है ये खुली किताब एक तरीके से कब होगा? खुली किताब कब बनेगा, ठीक है। तो जब हम मोरली क्या है, लिबरेट हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे हम अधिकारों की बात करते हैं लिबर्टी के संदर्भ में। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 19 से लेकर के आगे ये 22 तक देखने को मिलता है लिबर्टी का भारत के संविधान में। इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे, पॉलिटी के क्लास में बात होती है। ये जो नैतिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, इसमें क्या है, हम क्या ऐसा करें कि नैतिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कांट के घर में चलना पड़ेगा और ये हैं मिस्टर इमैनुअल कांट। 1724 में जन्मे हैं, जर्मनी के कॉनिग्सबर्ग में, ठीक है। बड़ा ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके 11 भाई बहनों में सबसे बड़े, बड़ा मुश्किल से गरीबी इन्होंने देखा, बड़ा मैथमेटिशियन थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही। इनको देख करके लोग घड़ियाँ मिलाते थे, 4 बजे टहलने जाते थे तो लोग घड़ी मिलाते थे, वो कांट जा रहा है इसका मतलब कि 4 बज गया होगा, भले इधर उधर हो जाए, ये कभी देर नहीं हो सकता। बड़े डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे। इन्होंने कुछ दिया है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, मोरल लिबर्टी की संकल्पना, ठीक है। हालांकि कांट अभी हम पढ़ेंगे, मैं मोरल थिंकर्स पे अभी नहीं आया हूँ, है ना। मोरल लिबर्टी, एक तो कांट ने ये कहा कि मनुष्य के पास एक और एकमात्र अधिकार है, वो लिबर्टी का ही है। और वो लिबर्टी ही क्या, जो नैतिक रूप से लिबरेट ना कर दे। अब मैं आपको पहले आसान भाषा में समझाता हूँ, फिर मैं इनके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बताऊँगा और उसको भी आसान करूँगा। जैसे हम मोरली लिबरल कब होंगे? जब हम नैतिक हों, यानी हम सत्य पर चलें, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्ला ब्ला, ऐसी चीज़ों में हम वर्चुअस हो जाएं, हम अंतरात्मा की आवाज़ पर चलें। जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति अगर सच बोलता है हमेशा, तो लिबरेट हो गया ना, यूनिवर्सल बिहेवियर हो गया कि नहीं उसका। सच बोलता है तो उसे कुछ याद करने की आवश्यकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सच बोल रहा है तो उसे लिबर्टी मिल गई, एक तरह की लिबर्टी क्या मिली, किसे क्या कहा था, किसी व्यक्ति को क्या कहा, इससे उसको मुक्ति मिल गई। उसको याद नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर कोई झूठ बोलता है, इसका उल्टा कर दीजिए, झूठ बोलता रहता है, असत्य पर चलता है, तो उसे याद रखना पड़ेगा कि फलां व्यक्ति को मैंने इस विषय के बारे में क्या बताया है, फलां व्यक्ति को मैंने इस विषय के बारे में क्या बताया है। तो लिबर्टी थोड़ी है, टेंशन है, स्वतंत्रता थोड़ी है, खुल के थोड़ी जी पा रहा है ना।
उसको क्या बताया था, उसको क्या, तो उसका बिहेवियर कभी भी यूनिवर्सल नहीं होगा। उसका कैसा होगा, इंडिविजुअल बिहेवियर होगा, उसका बहुत डिफरेंशियल बिहेवियर होगा, विभेदीकृत व्यवहार करेगा। एक के साथ कुछ बात करेगा, दूसरे के साथ कुछ करेगा, एक के साथ कुछ बोलेगा, दूसरे के साथ कुछ बोलेगा। तो लिबर्टी नहीं है। तो लिबर्टी तो नैतिकता से आएगी। इसी एक उदाहरण से आप समझ पाओगे। अब ये कहते हैं कि मोरली, नैतिक रूप से हम स्वाधीन कब होंगे, जब हम नैतिक इच्छा पर चलेंगे। और वो क्या है, वो नैतिक इच्छा की अवधारणा क्या है? ऐसी इच्छाएं जो हमारे आदर्शात्मक कर्तव्यों के लबादों में पनपती हों। ठीक है, मोरल विल इज व्हाट? मोरल विल इज नथिंग बट सेल्फ इम्पोज्ड इम्पेरेटिव ड्यूटीज, स्व आरोपित आदर्शात्मक कर्तव्य। जैसे एक लोक सेवक है ना, अगर मान लीजिए इच्छा करता है क्या करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, कि भाई मैं एक जिले में कोई डीएम आया, उसने प्लान किया कि मैं बड़ा मन लगा के काम करूंगा, लेकिन गड़बड़ भी हो सकता है, ये नैतिक नहीं भी हो सकता है, ये नैतिक इच्छा नहीं भी हो सकती, ये स्वार्थ में इच्छा भी हो सकती है। हो सकता है उसका ये प्लानिंग हो कि अगले लोकसभा के चुनाव में यहीं प्लांट करेंगे, यहीं से सांसद बनेंगे, ये हो सकता है। तो कुछ भी स्वार्थ रख के अगर हम सेवा भी कर रहे हैं तो ये नैतिकता नहीं है। ठीक है, लेकिन नैतिक इच्छा वो है, या नैतिक रूप से स्वाधीन होकर हम काम तभी कर सकते हैं जब हम अपने कर्म को स्व आरोपित आदर्शात्मक मूल्य युक्त चीज़ों से बांध लें। अगर वो लोक सेवक ये सोचता है या उसके अंदर ऐसी इच्छा पनपती है कि मेरा कर्तव्य है जी, और वो किसी ने कहा नहीं, स्व आरोपित है, उसने खुद किया है, तभी वो यूनिवर्सल होगा, तभी वो नैतिक होगा। तो स्व आरोपित आदर्शात्मक कर्तव्य कि मैं लोक सेवक हूँ, मेरा काम है लोगों की सेवा करना, मुझे क्या मिलेगा, कौन मुझे गाली देता है, कौन मुझे अच्छा समझता है, बुरा समझता है, मैं पुरस्कृत किया जाऊंगा या दंडित किया जाऊंगा, ये सोचे बगैर, ठीक है, स्थित प्रज्ञ के साथ होते हुए, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, है ना, वो अगर विजडम के आधार पे उसने अपने मन से फैसला किया और आदर्शात्मक कर्तव्य बना लिया, बड़ा मन से काम कर रहा है, तो ये जो इच्छा है ना, ऐसी इच्छा को हम लोग नैतिक इच्छा कहते हैं। अब जैसे विद्यार्थी के लिए मैं पास करूंगा तब पढ़ूंगा, ऐसी इच्छा जगह कि मैं पढ़ूं लेकिन मन में है कि पास कर जाऊं, ये छोड़ करके नैतिक इच्छा क्या है, मेरा कर्तव्य है, स्व आरोपित, मैं विद्यार्थी हूं, मेरा कर्तव्य है पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, ऐसी अगर इच्छा है तो ये क्या है, मोरल विल है। ऐसी इच्छा होगी ना तो मोरल लिबर्टी जैसी चीजें उत्पन्न होंगी, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिबर्टी के लिए, मोरल लिबर्टी के लिए कांट ने 3-4 बातें बताई हैं। मनुष्य को, है ना, साध्य मानकर काम करना चाहिए, साधन मानकर काम नहीं करना चाहिए। मनुष्य ही ऊपर रहे, टारगेट वही रहे। ठीक है, मनुष्य गुलाम ना बन जाए। जैसे हमने विज्ञान एवं तकनीक का बहुत विकास कर लिया है ना, लेकिन जो एटम बॉम्ब हमने बनाया कभी ना कभी चलेगा, डिवास्टेटेड होगा। तो मनुष्य को साधन बना दिया, साध्य नहीं बनाया। दूसरा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक बंधुत्व की अवधारणा। और तीसरा जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बिहेवियर यूनिवर्सल होना चाहिए, बंधुत्व, सार्वभौमिकता और मनुष्य को साध्य मानकर काम करना। ये 3 चीज़ अगर करेंगे तभी हम नैतिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, और इसके केंद्र में नैतिक इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के सार्वभौमिकता का मतलब ये है कि हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के अगर वो आचरण कहीं भी कर सकते हैं तो उसे यूनिवर्सल माना जाता है, चाहे वो माता पिता के सामने ही क्यों ना हम कर रहे हों, उसी में नैतिकता होगी, यूनिवर्सलिटी में ही नैतिकता होगी। जो यूनिवर्सल बिहेवियर नहीं है वहाँ पर नैतिक नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप किसी को पकड़ना है, एक व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति पूरे तरीके से नैतिक या अनैतिक नहीं होता है। अगर आप देखोगे लाइफ में भी, तो आप देखो कि ऐसा कौन सा कॉमन बिहेवियर है इस व्यक्ति का जो सभी के साथ करता है अपने फ्रेंड में, तो उतने संदर्भ में तो वो नैतिक है। लेकिन कई चीज़ों में आप देखोगे एक के साथ कुछ, दूसरे के साथ कुछ, तीसरे के साथ कुछ, उस संदर्भ में उसका क्लियर नहीं है, उसके अपने हिडन इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो संभल के रहना चाहिए। बिहेवियर को समझने में भी ये बड़ा काम आता है। तो पहला एक चीज़ हमने बताया, सार तत्व में वो क्या है, यूनिवर्सैलिटी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है एसेंस के लिए,
जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस है ना, दिस इज व्हाट, स्वार्थहीनता। स्वार्थहीनता, सेल्फलेसनेस। ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि, कोई भी ह्यूमन एक्शन जिसमें क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट ना हो, जिसमें हितों का अंतर्द्वंद ना हो, है ना, मिटिगेशन ऑफ द क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट, मिटिगेशन ऑफ द, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कहते हैं स्वार्थहीनता। देखिए कई बार इसको हम लोग ईमानदारी समझने लगते हैं। ईमानदारी डिफरेंट चीज है, ठीक है, ईमानदारी ये नहीं है। ऑनेस्टी इज कंप्लीटली डिफरेंट। ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी या ईमानदारी ये बिल्कुल अलग विषय होता है, ठीक है। ऑनेस्टी एंड सेल्फलेसनेस में अंतर क्या है पहले समझिए। इसका अर्थ क्या है ना, इसका अर्थ है मिटिगेशन, मिटिगेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों के अंतर्द्वंद की समाप्ति। क्या है, हितों के अंतर्द्वंद का समापन या न्यूनीकरण, है ना, ये है सेल्फलेसनेस। और ऑनेस्टी क्या है, जब भी ऑनेस्टी आए तो यहां पर क्या है, प्री रिविलेशन ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट, जो स्वयं का हित है उसकी पूर्व घोषणा, है ना, प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट, पहले ही उसकी सूचना दे देना, ठीक है। स्वहित, स्वहित सीधे लिखे स्वार्थ, स्वार्थ की पूर्व घोषणा, ठीक है। ये दोनों दो चीज है, उदाहरण से समझते हैं। ईमानदारी की बात क्या है, स्वार्थ की पूर्व घोषणा। मान लीजिए कि कोई एमवे कॉरपोरेशन का कोई भी, है ना, मार्केटिंग एजेंट या उसके पिन लेवल पे कोई अच्छा लीडर है, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई डेमो दे रहा है कि ये साबुन लीजिए, ये क्रीम लीजिए, बड़ा अच्छा है, आपका बड़ा फायदा होगा, ऐसा वैसा। आपका एंटीना पीछे से चल रहा होगा, तुम्हारा क्या फायदा है, तेरा क्या फायदा है कालिया, ऐसा आपको पता चल रहा होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति आने से पहले ही, अपने डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले ही इस बात की घोषणा कर दे, इस बात को बता दे कि साहब ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं कुछ बात बता दूँ। ये बिजनेस इस तरह का है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो इसका 1% 2% मुझे मिल जाएगा। तो क्या किया, अपने स्वार्थ की पूर्व घोषणा कर दिया। ऑनेस्ट है, ठीक है, पहले ही कर दिया। अब आपका जो एंटीना है ना पीछे वाला, वो शांत हो गया। और फिर वो कहे कि देखो भाई, ये अगर खरीदोगे तो मुझे 1-2% मिलेगा, लेकिन मेरे पे दया करने के लिए मत खरीदना, मैं बहुत रिच आदमी हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, ये मैं बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा है, आपको ठीक लगे, आपको रैशनैलिटी से, तर्क से अगर समझ में आए तो इसको अपनाना, वरना मत अपनाना, ठीक है। इस तरह से अगर पहले ही कर दे तो आपका क्या होगा, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव हो जाएगा उस व्यक्ति के प्रति। अब जैसे कोचिंग में ही होता है, वर्कशॉप शुरू होता है, टीचर आया बता रहा है कि ऐसे क्लास होगा, ये होगा, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, बट कुछ बच्चे ये सोचते रहते हैं कि एडमिशन लेने के लिए कर रहे हैं, एडमिशन लेने के लिए, बच्चों को प्रभावित करने के लिए, एटीट्यूड चेंज करने के लिए ले रहे हैं। और टीचर आए और बोल दे कि हाँ जी एडमिशन ही लेने के लिए कर रहे हैं, ये कोई कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है,
आपको इसके लिए यू हैव टू पे फॉर दैट। जो भी आपको टीचिंग एड यहाँ से मिलेंगी इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। ये कोई एनजीओ नहीं है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। अगर पहले ही घोषणा कर दे लेकिन मैं ईमानदारी से इस पे जान लगाकर आपके लिए काम करूँगा ऐसा कहे, तो जो सामने बैठा है उसका माइंड बहुत क्लियर हो जाता है और फिर वो जो कहेगा ना उसको समझ भी पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंस या हम लोग परसुएशन जो कहते हैं, परसुएशन भी अच्छा तब होगा जब ऑनेस्टी से काम किया जाए। तो ऑनेस्टी इज व्हाट, प्री रिवलेशन और प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ की पूर्व घोषणा, ये ईमानदारी है। इस पे ध्यान रखें और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी आप कहावत सुने हो, गलत सुने हो, आप सुने हो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, यह एकमात्र नीति है, यह सबसे बेहतर नीति नहीं है, इसी पर चलना ही चाहिए, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है दूसरा। अब है ये सेल्फलेसनेस, स्वार्थहीनता, कई बार लोग उसको भी यही समझ लेते हैं, नहीं, इसका संबंध क्या है, मिटिगेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इसका भी उदाहरण जानो। मान लो कि एक कोई जिलाधिकारी है, डीएम है, और जैसे वो डीएम बना उसके कुछ बेरोजगार भाई बंधु या मित्र ये सोच लिए कि अब हमें ठेकेदारी मिल जाएगी, अब ये व्यक्ति आ गया है ऐसा, तो कैसे काम करेगा, कैसे माना जाएगा कि वो स्वार्थहीनता पे चल रहा है। तो क्या करे, एडवर्टीजमेंट निकाले कि ये 200 करोड़ का रोड का प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो 3 साल से कंपनी काम कर रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, जिसने टैक्स दिया है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं, टेंडर अप्लाई कर सकते हैं, और कृपया इसमें हमारे संबंधी, भाई बहन, मित्र इत्यादि जो भी मुझसे परिचित हैं वो कृपया इसमें आवेदन न दें, आदेशानुसार जिलाधिकारी ... मिस्टर एक्स दे दिया। अब पहले ही अपना हाथ कटवा दे, कह दे, तो क्या लगेगा कि हाँ जी इसने ऐसा काम किया, सही काम किया, सिर्फ इतना ही से नहीं लगेगा। अब ठेकेदारी के लिए जो आवेदन आया, तो अगर गोपनीयता के आधार पर किसी एक्स नामक कंपनी को दे दे और वो पता चला बाद में कि उसके दूर दराज के भाई बहन की कंपनी है, तो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का। वो क्या करेगी, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ले, ओपनली बताए, बोली लगाने की पद्धति से करेगी, भाई 10 लोग आए हमारे पास, इनकी एलिजिबिलिटी ये है, ये है, ये है, ये है, हमें ये चाहिए था, इनसे सबसे ज़्यादा मैच यही करता है और हमने इसको दिया। और अगर उसमें कोई SC ST कैटेगरी का है तो न्याय का सिद्धांत का भी ध्यान रखा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन बताया कि संविधान में भी ऐसा कहा गया है कि जो मुख्य धारा से पिछड़े हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, इनके पास मेरिट भी है और ये इस कैटेगरी से आते हैं इसलिए हमने इनको दिया। तो अगर ऐसा करता है तो माना जाएगा कि वो स्वार्थहीनता उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है अभी इस चैप्टर में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसेंस ऑफ एथिक्स। इसमें हमने देखा कि अगर हमारा बिहेवियर यूनिवर्सल होगा, सार्वभौमिक होगा, हम नैतिक रूप से स्वाधीन हो जाएंगे। हाँ, हमने किसको क्या बोला है, किसको क्या किया है, झूठ सच इनसे मुक्त हो जाएं, तब हम लोग हो सकते हैं ऐसा आचरण या व्यवहार में। ये एसेंस है। दूसरा सेल्फलेसनेस जहाँ दिखेगा, स्वार्थहीनता जहाँ दिखेगी वहाँ पर हमें नैतिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये जो है सेल्फलेसनेस एंड यूनिवर्सलिटी, ये 2 आंखें हैं एक तरीके से। इसी 2 चीज़ पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि नैतिकता का सार तत्व सेल्फलेसनेस, स्वार्थहीनता और यूनिवर्सलिटी है, विवेचना करें। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इस पर तैयारी रखिएगा। अब 2 चीज़ हमने देखा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सार तत्व के बारे में। नैतिकता का सार क्या है ना, हम क्या क्या चीज़ जान जाएं तो हम ये समझ पाएंगे कि वो वहाँ पर नैतिकता पाई जाएगी। सार यही है, एक मिडिल पॉइंट को पकड़ लें। तो हमने अब तक क्या देखा बच्चों, 2 चीज़ देखा, 2 शब्द, 2 फिलॉसफी, 2 बड़ी चीज़ें हमने जानी, यूनिवर्सलिटी एंड, है ना, सेल्फलेसनेस। और नोलन कमेटी ने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में, एक लॉर्ड नोलन थे जो ब्रिटेन में 1994 में कमेटी बनाई गई, लोक जीवन के 7 सिद्धांतों में स्वार्थहीनता को सबसे पहला इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तीसरा पहलू जो है वो क्या है,
तीसरा शब्द यहाँ पे इसके लिए देखेंगे कि ये जो है सेल्फ कॉन्शस से हो। कोई भी ऐसा चीज जो सेल्फ कॉन्शस से होगा वो क्या होगा जी? वो नैतिक होगा। कॉन्शस क्या होता है? अंतरात्मा क्या होती है ना? अंतरात्मा एक तरह की भावना है, जो बात तो दिल की है बट दिमाग में, मस्तिष्क में इसकी उत्पत्ति होती है। ये सिर्फ भावना नहीं है बल्कि यह आदर्शात्मक मूल्य भी है। इसका संबंध वर्चू से भी है, सद्गुण से भी है। सद्गुण क्या है? जो दुर्गुणों से अलग हो, जिसके परिणाम शुभ होते हों। ठीक है, इसकी उत्पत्ति या अंतरात्मा कॉन्शस जगता तब है जब कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मनुष्य गलत कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, या कोई भी मनुष्य जब उसका तर्क खत्म हो जाए, रेशनैलिटी जब समाप्त हो जाए, तब अंतरात्मा की उत्पत्ति होती है। और ऐसा कोई भी व्यवहार, कोई भी आचरण जो हमें कॉन्शसनेस के द्वारा किया गया हो, हमारी अंतरात्मा की आवाज से किया गया हो, वो नैतिक होगा ही होगा। ठीक है, इस पर ढेर सारे फिलोसोफर हैं जिन्होंने बात बताया है, जैसे सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा कि भाई ज्ञानी बनो, अंतरात्मा की आवाज से काम करो। पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, बात करेंगे मोरल थिंकर्स में। इनके स्टूडेंट प्लेटो ने भी इस पे देखा, एरिस्टोटल, अरस्तु ने भी बात किया। मूलतः इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे किया है। रूसो ने भी रेशनैलिटी की तुलना में अंतरात्मा को बहुत महत्वपूर्ण माना और नैतिक बल के रूप में, मोरल पावर के रूप में इन्होंने इसको देखा और बताया। जो भी कर्म जो सेल्फ कॉन्शस से हो, ठीक है, स्वतः संकल्प से हो या अंतरात्मा की आवाज़ से। यहाँ पे एक और हम लोग रख सकते हैं, सेल्फ विल भी इसको कह सकते हैं, सेल्फ विल से हो। ठीक है, स्वतः संकल्प, हिंदी में अगर रखें स्व संकल्प। ठीक है, अंतरात्मा स्व ही होती है, बट ये पहचानने के लिए ये शब्द डाला गया है। ठीक है, कोई भी चीज जो बाहरी दबाव में हम करते हैं वो नैतिक नहीं होगा। एरिस्टोटल इसमें हमें मिलेंगे, जो बड़ा गजब तरीके से इन्होंने इसमें बातें बताई हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें नैतिक अनैतिक नहीं देखा जा सकता है, तो वहाँ पे नैतिकता होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको कुछ बता रहा हूँ और अभी मैं ब्रीफ में इसके लिए बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के। आगे चल के इस पर डिटेल से चर्चा होगी, इस पर बात होगी। ठीक है, अरस्तु ऐसा कहते हैं कि नैसर्गिक क्रिया, नेचुरल कर्म, प्राकृतिक कर्म, जैसे पलकें झपकना, हम सभी का थोड़े थोड़े समय में ब्लिंक हो रही है आई। अब कोई बोले कि इसमें नैतिक है ये व्यवहार या आचरण या ह्यूमन एक्शन, ये नैतिक है या अनैतिक है? कुछ भी नहीं है भाई। जैसे नेचर्स कॉल हो रही है, टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना आना, ये सब नैसर्गिक कर्म है, नेचुरल कॉल है। इसमें नैतिकता अनैतिकता नहीं देखी जा सकती। और ये कोई हम स्वतः संकल्प से नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर स्वतः संकल्प से करेंगे तो नैतिक होगा, अगर किसी बाहरी दबाव में करेंगे, इमोशन के दबाव में यही सब भी करेंगे तो अनैतिक हो जाएगा। अब जैसे कोई खूबसूरत महिला को देख करके कोई अपनी आंखों की कुछ एक्टिविटीज में चेंज करता है, उसके ह्यूमन एक्शन में चेंज करता है, तो क्या है, बाहरी दबाव में है, एक प्लेजरेबल इमोशंस के दबाव में ऐसा करेगा, फिर उसको अनैतिक माना जाएगा। गेजिंग शब्द कहा गया है। तो जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, घूरना देखना, है ना, उसमें भी 2 साल का सजा है। ठीक है, उसे अनैतिक माना जाएगा। लेकिन यूं ही अगर नेचुरल प्रोसेस में है, आईज ब्लिंक हो रही है, तो नैतिक अनैतिक नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसा ही जैसे दबाव जनित कर्म, कभी गन पॉइंट पे किसी सिविल सेवक को रिश्वत दिया जाए, दूर से वीडियो बना लिया जाए और फिर आ जाए सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी, एक लोक सेवक जो ऐसे रिश्वत लेता है, अगर वो लोक सेवक उस रिश्वत को उसको घोषणा कर दे कि हमें दबाव से दिया गया और जाके राजकोष में जमा कर दे, तो रिश्वत लेना वहां पर अनैतिक नहीं बोला जाएगा, क्योंकि प्राण रक्षा में उसने लिया है, बाहरी दबाव में लिया है। वहां पे कोई स्वतः संकल्प जैसी चीजें हैं ही नहीं,
ठीक है। इसलिए ऐसे व्यवहार में हम सही गलत नहीं देख सकते। ऐसा ही दुर्घटना जनित कर्म, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, अचानक से कोई बीच में आके कूद जाए, एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, दबाव में हुआ है, जानबूझ के नहीं मारा, ठीक है। तो ये इसमें भी नैतिक अनैतिक नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। बाल्यकाल में अबोध जनित कर्म, कोई बच्चे के द्वारा, छोटे बच्चे जो अबोध है, इन्फेंट है, उसके द्वारा कोई ह्यूमन एक्शन होता है, उसमें भी नैतिक अनैतिक नहीं देखा जा सकता। जब मेंटल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, शारीरिक दुर्बलता है ना, शारीरिक दौर्बल्यता, मानसिक शैथिल्यता जैसी स्थिति हो जाए, ऐसी स्थिति में जो कर्म कोई न्यूड हो जाए, ऐसे ही मेंटल डिसऑर्डर है बाहर रोड पे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसने कोई वो किया, ऐसे में कुछ नहीं होगा। नैतिक कहाँ मिलेगा? सेल्फ विल, सेल्फ कंसस से अगर किया गया कर्म है तो। अगर सेल्फ कंसस कह रही है कि रिश्वत मत लो, लेकिन फिर भी लेता है, तो अनैतिक हो जाएगा, वहां पे नैतिकता नहीं होगी। फिर वो सेल्फ कंसस से काम नहीं हुआ, फिर वो साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट है ना, वो किससे हो गया? वो भावनाओं से किया गया कर्म, इंद्रियों से किया गया कर्म, वो मनोवैज्ञानिक दबाव में किया गया कर्म, भौतिक सुख के लिए किया गया कर्म, वो साबित होता है, ठीक है। तो सेल्फ कंससनेस भी इसके एसेंस में इम्पोर्टेंस रखता है, इसको देखना चाहिए। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? नैतिकता का सार क्या है? एथिक्स का सार क्या है, ठीक है। एथिकल आचरण तभी माना जाएगा जब इंटेंसिटी बहुत हो, गहनता हो, गहनता होगी बहुत ही ज्यादा गहनता, ठीक है। कुछ कुछ शब्द यहां पर हम ध्यान रखेंगे। ड्यूरेबल हो, ड्यूरेबिलिटी इसमें भी पाया जाएगा। प्योरिटी, प्रोपिंक्विटी या प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। और क्या होगा? सर्टेनिटी, ठीक है। हिंदी में गहनता, ड्यूरेबिलिटी, दीर्घकालिकता, ठीक है। प्योरिटी, शुद्धता है ना। प्रॉक्सिमिटी, साहचर्यता या बारंबारता, साहचर्यता या फ्रीक्वेंसी इसका बार बार हो। सर्टेनिटी, निश्चितता, निश्चिंतता, निश्चित हो। इन्हीं चीजों में न सार होगा, नैतिकता यहीं पाई जाएगी, ठीक है। अन्यथा नैतिकता नहीं मिलेगी। और ये सुख के संदर्भ में भी है। जर्मी बेंथम स्टुअर्ट मिल ने अपने हेडोनिज्म में इसको बताया भी है, हम लोग देखेंगे। देखो, अब कोई भी आचरण या व्यवहार जो इंटेंसिव हो, बहुत ही गहन हो, उसी में नैतिकता होगी। जो गहन नहीं है, जैसे चोरी कर लेना, झूठ बोल देना, में गहनता नहीं है, कभी कभी करेगा, है ना। गहन हो, अब जैसे दूसरों का मदद करना, सेवा, तो कितना भी करो। एक रुमाल देने से लेकर पूरी प्रॉपर्टी दान कर दो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप देखिए रतन टाटा जी कितना 65% दान करते हैं। गूगल, फेसबुक, है ना, बहुत सारे दानी ऑर्गेनाइजेशन, गहनता बहुत है। तो अच्छा चीज करने के लिए, नैतिक काम करने में छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है, गहन हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें गहनता हो वो नैतिक जरूर होगा, ये ध्यान रखने लायक है। ड्यूरेबल होगा, दीर्घकालिक होगा। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ होगा वहां पे, वो मे बी वो भी नैतिक हो सकता है, लेकिन संभावनाएं वहां पर कम होती हैं। लेकिन कोई भी चीज ड्यूरेबल है तो उसमें एथिकल वैल्यूज इसमें छुपा हुआ होगा। प्योरिटी, शुद्धता, है ना। कोई भी चीज बड़े अच्छे विचार से, कोई भोजन का ही निर्माण किया गया, एक माता अपने बच्चों के लिए निर्माण करती है तो प्योरिटी के साथ करती है कि भाई ये हमारे बच्चों के शरीर में जाएगा तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो वो हाइजीन का भी ध्यान बहुत रखेगी, इमोशन से काम करेगी, वो बहुत ही शुद्ध होगा। और अगर ये इसके हिसाब से कोई होटल में खाना बना हो, है ना, तेल के बदले में इसका इस्तेमाल करके तो उसमें क्या है, नैतिकता नहीं हो सकती है, ठीक है।
प्रॉक्सिमिटी, साहचर्यता, बारंबारता, कोई ऐसा आचरण या व्यवहार जो हम बार बार कर रहे हैं, जैसे अनैतिक आचरण बार बार नहीं होगा, यूनिवर्सल नहीं होगा, प्राइवेट होगा, इंडिविजुअलिटी पाई जाएगी उसमें। प्रॉक्सिमिटी जो होगा ये हमेशा होगा एथिकल। बार बार हम क्या करेंगे, बड़ों का इज्जत, बड़ों का इज्जत, बड़ों का इज्जत, है ना। कुछ भी अच्छा पॉजिटिव चीज में बारंबारता होगी, कुछ गड़बड़ चीज होगा ना, बारंबारता नहीं होगी, साहचर्यता नहीं होगी, प्रॉक्सिमिटी नहीं होगी, निश्चितता, निश्चित होगा। आप ऐसे भी पढ़े हो बचपन में कि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित पर जो जाता है उसका दोनों ही चला जाता है। अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है। तो मान लीजिए घर का खाना, घर की गाड़ी, अपनी पत्नी, ब्ला ब्ला इत्यादि इत्यादि, ये सब क्या है, सर्टेनिटी है। यहीं से ज्यादा सुख भी मिलेगा और यहीं पर एथिकल चीजें होंगी ही होंगी। जो चीजें निश्चित नहीं है, है ना, उसमें एथिकल वैल्यूज होंगे ये कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए गहनता, दीर्घकालिकता, शुद्धता, साहचर्यता, निश्चितता, बहुत सारे ता, ये सभी क्या है, सार तत्व हैं, नैतिकता के एसेंस में आते हैं। क्या क्या हमने बात किया, सबसे पहले हमने बात किया यूनिवर्सलिटी की, है ना, सार्वभौमिकता की बात हमने की, यूनिवर्सलिटी सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या बात की, यूनिवर्सलिटी के बाद हमने देखा सेल्फलेसनेस, स्वार्थहीनता। उसके बाद स्वतः संकल्प, स्वतः संकल्पता, ठीक है, गहनता, दीर्घकालिकता, शुद्धता, साहचर्यता, निश्चितता, ये सभी विषय अपने आप में नैतिकता के सार हैं। ये अगर प्रेजेंट हैं तो एथिकल बिहेवियर होगा ही होगा, ये प्रेजेंट नहीं है तो एथिकल बिहेवियर होगा कि नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब अगले क्लास में हम लोग बच्चों ये देखेंगे कि जो एथिक्स है एग्जैक्टली नैतिकता के आयाम क्या हैं, इन बातों पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।